Good morning, students. This is your lecture 22 of concrete technology. So, if you remember, we had started our chapter 3, and last class we studied about water cement ratio and how it affects compressive strength. Due to compressive strength, we studied about Duff Abraham's water cement law. So, today we are going to study about fresh concrete. ठीक है, properties of fresh concrete. I have already explained you what is fresh concrete, right? जब हमारा concrete freshly prepared होता है, अभी अभी आपने prepare किया, अभी अभी आपने concrete mix बनाया, cement, water, sand, gravels डाल के बनाया आपने, तो अभी अभी वो एकदम गीला है, it's wet, तो उस mix को हम बोलते हैं fresh concrete. Read it. In fresh concrete, materials are freshly mixed so that they can be molded into any shape. Likewise, if you remember, in first lesson of this chapter, I had told you that fresh concrete can be molded into any shape. We also called that property as plastic. We also call it plastic concrete. Plastic concrete मतलब जब आपके concrete कोई भी shape retain कर सकता है, यानी कि इस stage में देखो, जब आपकी concrete गीला है, आप कोई भी shape दे सकते हो, है ना, उसमें, तो उस time हम बोलते हैं कि वो plastic है. ठीक है, तो हम देखेंगे कि जब कंक्रीट फ्रेश होता है तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ देखा जाता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं हम, ये सब चीज़ें हम देखेंगे, और क्या क्या टेस्ट करते हैं फ्रेश कंक्रीट में. ठीक है, द फ्रेश कंक्रीट, लेट अस रीड दिस. द फ्रेश कंक्रीट मिक्स शुड बी होमोजीनियस, स्टेबल. ठीक है, पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, आपका फ्रेश कंक्रीट मिक्स जो है वो होमोजीनियस होनी चाहिए. व्हाट इज़ होमोजीनियस? होमोजीनियस मतलब सेम होनी चाहिए हर जगह. लाइक सी, अगर आप ये मिक्स देखोगे तो ऐसा नहीं है कि सैंड एक जगह है, सीमेंट एक जगह है, एग्रीगेट्स एक जगह है, नहीं ना. आप देखोगे तो हर जगह सब कुछ अच्छे से मिक्स है, यानी कि जो प्रॉपर्टी इस साइड पे, लेट मी यूज दिस, वेट, ओके, लेजर, जो प्रॉपर्टीज़ ये पार्ट पे दिखेगा आपका कंक्रीट को, ये सेम प्रॉपर्टी यहाँ दिखेंगे, राइट. सो दिस मीन्स बीइंग होमोजीनियस, यानी कि ऑल पार्ट ऑफ दिस, ये पूरे कंक्रीट के हर पार्ट में सेम प्रॉपर्टीज़ होगा. क्यों? क्योंकि सेम मिक्स है. तो यही होनी चाहिए कि आपके फ्रेश कंक्रीट जो है वो होमोजीनियस होनी चाहिए, यानी कि इट शुड हैव सेम प्रॉपर्टी. सेकेंड थिंग, स्टेबल होनी चाहिए, राइट. स्टेबल मीन्स इट शुड बी फर्म, it should not react with any chemical substance, or your structure should be stable. Third thing, sufficiently mobile and suitable for best compaction. This is important. Sufficiently mobile. What is mobile? Mobile means जब आपके कंक्रीट में फ्लो होता है. अब मानो आपने कंक्रीट मिक्स बनाया फ्रेश, लेकिन वो इतना ड्राई है या फिर इतना आप उसको हिला भी नहीं पा रहे, मतलब आपने कंक्रीट को प्लेस करने के लिए एक पोर किया, पंप से पोर किया नीचे, लेकिन वो नीचे ही नहीं गिर रहा है क्योंकि वो मोबिल नहीं है. तो क्या बोलते हैं हम, ऐसा कंक्रीट नहीं होनी चाहिए. आपके कंक्रीट में एक लिक्विड प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी कि इट शुड बी फ्लोएबल, इट शुड फ्लो, एंड सूटेबल फॉर बेस्ट कंपैक्शन. और जब कंपैक्शन भी करेंगे तो इट शुड बी इजीली कंपैक्टेड. और फिर दीज रिक्वायरमेंट्स कैन बी कलेक्टिवली रिफर्ड एज वर्केबिलिटी. मैंने वर्केबिलिटी बहुत एवरी क्लास में मैं समझा रही हूँ, फिर से समझा रही हूँ कि यही सब को मिला के हम बोलते हैं वर्केबिलिटी. वर्केबिलिटी यानी कि कितनी आसानी से आप अपने कंक्रीट को फ्लो करवा सकते हो, यानी कि मोबिल, कितनी आसानी से आप उसको कंपैक्ट करा सकते हो, कितनी आसानी से आप अपने कंक्रीट को प्लेस कर सकते हो, कितनी आसानी से आप उसको मिक्स कर सकते हो. ये सब प्रॉपर्टी, ये सब एबिलिटी को हम बोलते हैं वर्केबिलिटी. अभी आपको मेन डेफिनेशन दिखेंगे वर्केबिलिटी, उससे आपको और क्लियर आएगा वर्केबिलिटी क्या है एग्जैक्टली. ठीक है, वर्केबिलिटी इज लाइक अ मेजरमेंट, इट्स लाइक अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेश कंक्रीट. ठीक है, लाइक लेट अस रीड. वाटर रिक्वायर्ड इन कंक्रीट फॉर हैंडलिंग विदाउट सेग्रीगेशन, प्लेसिंग विदाउट लॉस ऑफ होमोजेनिटी, फुल कंपैक्शन and proper finishing. So water is required. ठीक है, वाटर कंक्रीट में बहुत ज़रूरी है. क्यों? नंबर 1, फॉर हैंडलिंग, प्रॉपर हैंडलिंग होने के लिए, विदाउट सेग्रीगेशन. ठीक है, अगर आप प्रॉपर पानी नहीं डालेंगे तो उसमें सेग्रीगेशन होने का चांस है, मतलब कि
आपका एग्रीगेट, आपका सीमेंट, सैंड मिक्स ही नहीं होगा। ये सबको मिक्स कौन कराते प्रॉपरली? आपका वाटर। सेकेंड थिंग, प्लेसिंग करने के लिए जब आपने कंक्रीट पूरा रेडी किया तो आप कहीं तो उसको प्लेस करना है ना, कहीं तो आपको उसको रखना है, कॉलम के अंदर रखना है, बीम के अंदर रखना है, स्लैब के अंदर, तो उसको प्लेसिंग करने में भी आपको वाटर ही हेल्प करेंगे। विदाउट लॉस ऑफ होमोजिनिटी, बिना होमोजिनिटी, अभी मैंने समझाया, बिना उसके सेम प्रॉपर्टी हर जगह सेम मिक्सचर होने के लिए, प्रॉपर प्लेस होने के लिए भी वाटर चाहिए। थर्ड पॉइंट, फुल कंपैक्शन, प्रॉपर कंपैक्शन होने के लिए भी वाटर चाहिए, एंड फॉर प्रॉपर फिनिशिंग। तो ये सब चीज़ें के लिए आपके वाटर प्रॉपरली कंक्रीट में मिक्स होना बहुत ज़रूरी है। अब देखते क्या है वर्केबिलिटी। ओके, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट। ठीक है, ये क्या है? एक प्रॉपर्टी है किसका? रिमेंबर, फ्रेशली मिक्स कंक्रीट का। ठीक है, नॉट हार्ड कंक्रीट। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेशली मिक्स कंक्रीट which determines, ठीक है, वो डिटरमाइन करते हैं the ease and homogeneity, मतलब कि कितनी आसानी से, ease मतलब कितनी आसानी से, and homogeneity with which it can be mixed, placed, compacted and finished। तो वर्केबिलिटी क्या है? सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एक प्रॉपर्टी है किसका? फ्रेश कंक्रीट में, जो डिटरमाइन करते हैं कि आपकी मिक्स कितनी आसानी से आप उसको मिक्स कर सकते हो, कितनी आसानी से आप अपने कंक्रीट को प्लेस कर सकते हो, कितनी आसानी से आप अपने कंक्रीट को कंपैक्ट कर सकते हो, प्रॉपर फिनिशिंग दे सकते हो, कितनी आसानी से आप अपने कंक्रीट को फ्लो करा सकते हो, यानी कि प्रॉपर फ्लो यानी कि उसमें प्रॉपर पानी कंटेंट होनी चाहिए, प्रॉपर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तभी आप जब उसमें प्रॉपर कंसिस्टेंसी हो तभी तो वो अच्छे से मिक्स होगा, होमोजिनिटी मिलेगा, तभी तो वो अच्छे से प्लेस भी हो पाएगा, जब उसमें फ्लो प्रॉपर्टी होगा तभी तो वो अच्छे से कॉम्पैक्ट होगा, और तभी वो फिनिश भी प्रॉपर कर सकते हैं। ठीक है, तो वही प्रॉपर्टी है, वो डिटरमाइन। अब फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपके कंक्रीट बहुत सूखा है और वो आपको बहुत दिक्कत पड़ रहा है, आपको मिक्स करने में भी प्रॉब्लम आ रहा है, उसको प्लेस करने में भी प्रॉब्लम आ रहा है, कंपैक्ट करने में भी कंपैक्ट प्रॉपर नहीं हो रहा है, फिनिशिंग भी प्रॉपर नहीं दे पा रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं? इट हैज़ वेरी पोर वर्केबिलिटी, उसका वर्केबिलिटी बहुत लो है बोलेंगे। नाउ ऑन कॉन्ट्रास्ट, अगर आपके कंक्रीट में, फ्रेश कंक्रीट में प्रॉपर पानी है, प्रॉपर फ्लो है, ठीक है, जब आप उसको मिक्स भी किया तो अच्छे से मिक्स हुआ, आपको होमोजीनियस भी मिला, ठीक है, वो इजीली प्लेस भी हो रहा है, आप इस आसानी से उसको कंपैक्ट भी कर पा रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि उसमें बहुत हाई वर्केबिलिटी है, उसका वर्केबिलिटी अच्छा है, हाई। ठीक है, नाउ लेट अस सी द पॉइंट्स। इट इंडिकेट्स, वो क्या इंडिकेट करते? कंसिस्टेंसी एंड होमोजेनिटी ऑफ मिक्स। ठीक है, वर्केबिलिटी। सेकेंड लास्ट पॉइंट, वर्केबल कंक्रीट किसको बोलते हैं? ठीक है, हम किसको वर्केबल कंक्रीट बोलते हैं? कंक्रीट जो ओवरकम करेंगे, विच ओवरकम्स इंटरनल फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय फॉर्मवर्क सरफेस और reinforcements with just little amount of compacting effort। मतलब क्या बोल रहा है कि कंक्रीट जो इंटरनल फ्रिक्शन को भी ओवरकम करेंगे, यानी कि अगर कंक्रीट में कंक्रीट पार्टिकल्स, ठीक है, मैं ड्रॉ करके आपको समझाती। लेट अस से आपने एक फॉर्मवर्क बनाया, किसका फॉर्मवर्क बनाया? लेट अस से आपने कॉलम का फॉर्मवर्क बनाया, ठीक है, ये आपका कॉलम का फॉर्मवर्क है। इसके अंदर आप क्या लगाने वाले हो? इसके अंदर आप अपना कंक्रीट लगाएंगे, ठीक है, तो कंक्रीट लगाएंगे हम, ये आपका कंक्रीट। तो मानो इसके पहले हम इसके अंदर मानो ये है, इसके अंदर ये क्या है? ये रीइंफोर्समेंट बार है, ठीक है, स्टील बार से, ये स्टील बार से। अब हमने कंक्रीट, लेटेस्ट से ये आपका कंक्रीट है, तो वो बोल रहे हैं कि वर्केबल कंक्रीट उसको बोलता है जब वो आप उसको अंदर प्लेस करेंगे, किसको? कंक्रीट को प्लेस करेंगे, ठीक है, जब कंक्रीट को प्लेस करेंगे तो कंक्रीट के बीच में भी, मानो ये कंक्रीट का पार्टिकल्स है, ठीक है, एग्रीगेट, इसके बीच में क्या होता है? हर
पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा फ्रिक्शन होनी चाहिए, इंटरनल फ्रिक्शन। लेकिन अगर उसमें बहुत ज़्यादा इंटरनल फ्रिक्शन है तो क्या होगा, फ्रिक्शन की वजह से ये फ्लो नहीं कर पाएगा, नीचे नहीं गिरेगा, क्या होगा, एक दूसरे के साथ चिपक के रहेगा, ना नीचे भी अच्छे से नहीं गिरेगा, और नीचे अच्छे से नहीं गिरा, प्रॉपरली नहीं गिरा, तो क्या होगा, जब आप कंपैक्ट करेंगे तो भी वो अच्छे से कंपैक्ट नहीं होगा, कोई जगह खाली पड़ेगा, बस इस जगह पे कंपैक्ट होगा, कोई जगह खाली होगा। तो ये कब होता है, जब उसमें इंटरनल फ्रिक्शन होता है और वो फ्लो नहीं होते हैं। मेन इंटरनल फ्रिक्शन कब नहीं होता है, इंटरनल फ्रिक्शन इंटरनल फ्रिक्शन कब ज़्यादा होता है कंक्रीट में, जब उसमें पानी बहुत कम होता है, ठीक है। तो वर्केबल कंक्रीट बनाने के लिए क्या करना है आपको, पहली चीज़ उसमें इनफ पानी होनी चाहिए ताकि उसमें कोई इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन एग्रीगेट्स ना हो, सो दैट देयर वोंट बी एनी इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन। और जब इंटरनल फ्रिक्शन कम होंगे तो क्या होगा, आपकी कंक्रीट आसानी से गिरेगा, यानी कि आपने प्लेस किया, आप ये कंक्रीट प्लेस किया आपने, ठीक है, तो आसानी से आपका कंक्रीट आसानी से वो नीचे गिरेंगे फॉर्म वर्क के अंदर, ठीक है। रीइंफोर्समेंट बार के साथ कोई भी इंटरनल फ्रिक्शन नहीं होगा, ठीक है, प्रॉपरली वो गिरेगा और इजीली कंपैक्ट, अगर आप कंपैक्ट भी करोगे तो वो आसानी से कंपैक्ट होगा, तब हम बोलते हैं कि आपका कंक्रीट एकदम वर्केबल है, ठीक है। जो कंक्रीट इजीली कंपैक्ट होगा, उसमें ज़्यादा इंटरनल फ्रिक्शन नहीं होगा और इजीली प्लेस होगा फॉर्म वर्क के अंदर, इजीली कंपैक्ट होगा, उसको हम बोलते हैं वर्केबल कंक्रीट। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट, वर्केबिलिटी रिक्वायरमेंट वेरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। Now this is a very important point, ठीक है, this is factors affecting workability। ये आपके एग्जाम्स में बहुत बार पूछते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स है जो वर्केबिलिटी को अफेक्ट करेंगे और कैसे अफेक्ट करते हैं वो भी देखते हैं, ठीक है। नंबर 1 क्या बोल रहा है, वाटर कंटेंट, ठीक है। वाटर कंटेंट कैसे अफेक्ट करता है ये तो आपको पता है, ठीक है, जितना ज़्यादा वाटर कंटेंट होगा उतना ही ज़्यादा वो उसका कंसिस्टेंसी भी फ्लोई कंसिस्टेंसी होगा, यानी कि वो उसका वर्केबिलिटी इंक्रीज होगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा पानी है तो वो इजीली प्लेस हो सकता है, इजीली ट्रांसपोर्ट, इजीली कंपैक्ट हो सकता है, ठीक है। तो हायर वाटर कंटेंट इंक्रीजेस फ्लूइडिटी, यानी कि फ्लोइंग प्रॉपर्टी एंड वर्केबिलिटी। बट रिमेंबर, increasing water content for workability is the last thing to do, as more water can decrease the strength. Now if you remember we had studied कि हाँ पानी वर्केबिलिटी जो इंक्रीज करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पानी डालोगे, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा पानी डालोगे तो वाटर सीमेंट रेशियो हाई हो जाएगा, अगर बहुत हाई होगा वाटर सीमेंट रेशियो तो क्या होगा, स्ट्रेंथ कम होगा, वो सेग्रीगेट होने का चांस होता है, ठीक है। इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि वाटर कंटेंट इंक्रीज करने से वर्केबिलिटी तो देगा, लेकिन आप वो चीज़ हम कम से कम करने का ट्राई करते हैं क्योंकि वो स्ट्रेंथ अफेक्ट करता है। सेकेंड पॉइंट, मिक्स प्रोपोर्शन, ठीक है। मिक्स प्रोपोर्शन में क्या बोलते हैं, लोअर एग्रीगेट टू सीमेंट रेशियो। अगर आप लोअर एग्रीगेट टू सीमेंट रेशियो यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली देखो एग्रीगेट कम होगा तो उसमें सीमेंट पेस्ट ज़्यादा जाएगा, राइट। तो सीमेंट पेस्ट ज़्यादा जाएगा तो वर्केबिलिटी भी बेटर देंगे। सो रीड इट, लोअर एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, जैसे मैंने आपको समझाया, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने हमेशा बोला है जब कोई रेशियो होता है तो आपको हमेशा न्यूमरेटर देखना है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला लोअर एग्रीगेट टू सीमेंट रेशियो, तो अगर किसी ने बोला लो एग्रीगेट टू सीमेंट रेशियो, मतलब कौन लो है, एग्रीगेट का कंटेंट लो है, ठीक है, ऑलवेज न्यूमरेटर को देखना। अगर किसी ने बोला हाई एग्रीगेट टू सीमेंट रेशियो, मतलब भी एग्रीगेट हाई है, हमेशा हम न्यूमरेटर देखते हैं। तो इसमें हम लो एग्रीगेट टू सीमेंट रेशियो मतलब बेसिकली एग्रीगेट कम बोल रहे हैं। तो अगर कम एग्रीगेट है तो मोर पेस्ट विल बी अवेलेबल, सी दिस पॉइंट, मोर पेस्ट विल बी अवेलेबल। तो अगर मोर पेस्ट है तो इट मेक्स द कंक्रीट मिक्स मोर कोहेसिव, ठीक है। जब ज़्यादा पेस्ट होगा तो ऑब्वियसली मोर कोहेसिव होगा। कोहेसिव मतलब चिपकाने का, चिपक के रहने को हम बोलते हैं कोहेसिव, एक दूसरे के साथ एकदम चिपक के रहने को बोलते हैं कोहेसिव। तो कोहेसिव होगा मिक्स, ऊपर से वर्केबिलिटी भी इंक्रीज होगा।
वाइस वर्सा, अगर हायर एग्रीगेट टू सीमेंट रेशियो है तो एग्रीगेट ज़्यादा होगा, सीमेंट पेस कम होगा। अगर सीमेंट पेस कम होगा तो लीन कंक्रीट बनेगा, और अगर लीन कंक्रीट ज़्यादा बनेगा तो उसमें एग्रीगेट ही ज़्यादा होगा, सीमेंट पेस कम हुआ तो वर्केबिलिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। थर्ड पार्ट देखते हैं, साइज ऑफ एग्रीगेट। नाउ साइज ऑफ एग्रीगेट ऑल्सो मैटर अ लॉट। बिगर द साइज ऑफ एग्रीगेट, ठीक है, अगर साइज ऑफ एग्रीगेट बड़ा है तो लेसर द सरफेस एरिया। ऑब्वियसली अगर एग्रीगेट का साइज जो है अगर बहुत बड़ा है तो सरफेस एरिया कम पड़ता है। अगर सरफेस एरिया कम पड़ा तो लेस वाटर एंड लेस पेस्ट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, हेंस देयर इज ग्रेटर वर्केबिलिटी। तो ठीक है, तो इसीलिए उसमें ग्रेटर वर्केबिलिटी होंगे। नाउ लेट अस सी द फोर्थ पॉइंट, शेप ऑफ एग्रीगेट। राउंडेड और क्यूबिकल शेप्ड एग्रीगेट्स गिव मोर वर्केबिलिटी देन एंगुलर और इलोंगेटेड, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वर्केबिलिटी कौन देता है? राउंडेड एग्रीगेट्स, ठीक है। वाई? बिकॉज राउंडेड एग्रीगेट्स हैव लेस वॉइड्स, ये हमने पढ़ा था, सबसे कम वॉइड्स राउंडेड एग्रीगेट्स के पास होता है, एंड लेस सरफेस एरिया, सबसे लीस्ट सरफेस एरिया भी राउंडेड के पास होता है, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, राउंडेड एग्रीगेट्स जो होता है उसमें फ्रिक्शन कम पड़ता है। क्यों? क्योंकि सब राउंडेड है तो एक दूसरे के साथ इंटरनल फ्रिक्शन जो है, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ा कम होता है। तो फ्रिक्शन कम होने की वजह से वो इजीली वर्केबिलिटी है, इजीली वो कंपैक्ट भी हो जाता है और इजीली वो प्लेस भी होता है। वेयर एज एंगुलर में क्या होता है, वो शेप की वजह से उसमें थोड़ा सा बॉन्ड स्ट्रेंथ और फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से वर्केबिलिटी थोड़ा कम देता है, ठीक है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए स्ट्रेंथ जो है ये एंगुलर ज़्यादा देता है। नाउ सरफेस टेक्सचर भी सेम चीज़, ठीक है। ऑब्वियसली स्मूथ जो है वो ज़्यादा वर्केबिलिटी देगा, क्योंकि स्मूथ में क्या होता है, स्मूथ और ग्लासी जो होता है उसमें फ्रिक्शन कम होता है। तो अगर एग्रीगेट्स में फ्रिक्शन कम है तो वो आसानी से प्लेस हो जाएगा, आसानी से कंपैक्ट होगा। रफ में क्या होता है, उसमें फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होने की वजह से थोड़ा पोर वर्केबिलिटी दिखाएंगे। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट्स, दिस इज़ तो वेरी इजी। ऑब्वियसली अगर आपकी एग्रीगेट्स वेल ग्रेडेड है, यानी कि उसमें हर किस्म के साइज ऑफ एग्रीगेट्स प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली उसमें कम वॉइड्स होगा। कम वॉइड्स बोले तो वो वर्केबिलिटी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ग्रेडिंग कैसे होनी चाहिए, वेल ग्रेडेड होनी चाहिए। सरफेस टेक्सचर कैसे होनी चाहिए, ज़्यादा वर्केबिलिटी मिलने के लिए स्मूथ होनी चाहिए। शेप कैसे होनी चाहिए, राउंडेड होनी चाहिए। साइज कैसे होनी चाहिए, बिगर बट नॉट दैट बिगर ऑल्सो। यूज ऑफ एडमिक्सचर, ठीक है। कभी कभी कोई एडमिक्सचर्स है, एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स, प्लास्टिसाइजर्स, हम पढ़ेंगे इन सब के बारे में, वो भी वर्केबिलिटी इंक्रीज कराते हैं। देन इन्वायरमेंटल कंडीशन, ठीक है। मोर टेम्परेचर, अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो मोर वाटर इज़ रिक्वायर्ड। ऑब्वियसली ज़्यादा टेम्परेचर है तो ज़्यादा पानी चाहिए टू अचीव डिज़ायर्ड वर्केबिलिटी। तो टेम्परेचर के साथ भी डिपेंड करता है, ज़्यादा टेम्परेचर है तो ऑब्वियसली आपके वो इवेपोरेशन होते रहते, तो उसमें पानी ज़्यादा डालनी चाहिए थोड़ा। Now we will see this one. This is measurement of workability of fresh concrete. Okay. अब हम पढ़ेंगे क्या क्या टेस्ट करते हैं वर्केबिलिटी को मेजर करने के लिए। देयर आर मेनी टेस्ट, ठीक है। एक स्लम्प कोन टेस्ट है, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट है, और फ्लो टेस्ट है, टेबल टेस्ट है, फ्लो टेबल टेस्ट। लेकिन जो आज हम पढ़ेंगे वो टेस्ट का नाम है स्लम्प कोन टेस्ट। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टेस्ट, ओके। इसके लिए क्या चाहिए, पहले लेट अस रीड। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड, ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया है फॉर मेजरिंग कंसिस्टेंसी ऑफ कॉन्क्रीट इन लैब्स और एट वर्क साइट, ठीक है। तो मेनली ये टेस्ट हम क्यों करते हैं, कंसिस्टेंसी मेजर करने के लिए, यानी कि आपकी जो कॉन्क्रीट मिक्स है उसका फ्लो देखने के लिए, वो ज़्यादा थिन तो नहीं है, वो फ्लो एकदम ही पतला करके फ्लो तो नहीं है, या फिर बहुत थिक तो नहीं है उसका फ्लो, तो उसका प्रॉपर कंसिस्टेंसी चाहिए ना। हमने पढ़ा था सीमेंट में, सिमिलरली कॉन्क्रीट में भी एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी चाहिए, तो वही मेजर करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं।
It is not suitable for very wet or very dry concrete. So remember, बहुत ही dry या बहुत ही गीला concrete के लिए suitable नहीं है. Third point, it gives the indication of uniformity of concrete from batch to batch. ठीक है, मतलब ये भी क्या point दिखाता है कि आपके concrete जो है कितना यूनिफॉर्मली मिक्स है, अच्छे से मिक्स है कि नहीं, कितना होमोजीनियसली मिक्स है कि नहीं हर बैच में. ठीक है, पहला बैच, सेकेंड बैच, इसमें प्रॉपर्ली मिक्स है कि नहीं वो चेक करने के लिए टेस्ट करते हैं. तो इसके लिए हमें मटेरियल्स देखते हैं, apparatus क्या क्या चाहिए टेस्ट के लिए. The apparatus for conducting test consists of metallic mold. This is your metallic mold. Okay, let me use my laser. This is your metallic mold. फिर in the form of cone having dimension. So ये metallic mold यूज़ करते हैं. इसका dimension कितना है? Bottom dia नीचे देखो 220 सेंटीमीटर, टॉप डाया देखो डायग्राम में 10 सेंटीमीटर और हाइट है 30 सेंटीमीटर. इजी टू रिमेंबर, राइट? 10, 20, 30. फॉर टैम्पिंग अ स्टील टैम्पिंग रॉड ऑफ 16 mm डाया 0.6 m लॉन्ग इज यूज. ठीक है, टैम्पिंग के लिए ये रॉड हम यूज़ करेंगे जिसका डाया है 16 mm एंड लेंथ इज 0.6 मीटर. अब हम देखते ये टेस्ट कैसे करता है. ठीक है, दिस टेस्ट इज़ वेरी इजी एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो. नंबर 1, द मोल्ड इज़ थॉरोली क्लीन्ड एंड फ्री फ्रॉम मॉइस्चर. तो पहले चीज़ क्या करेंगे हम, ये मोल्ड जो हम यूज़ करने वाले हैं इसको हम अच्छे से क्लीन करेंगे और उसमें कोई मॉइस्चर नहीं होनी चाहिए. एंड एनी ओल्ड कॉन्क्रीट बिफोर कमेंसिंग द टेस्ट. और उसमें अगर पहले से टेस्ट किया है जिसकी वजह से उसमें पुराना कॉन्क्रीट वगैरह का छोटे छोटे पीस भरा है तो वो सब को अच्छे से साफ़ करेंगे. ठीक है, तो पहला स्टेप है हम मोल्ड को प्रॉपरली क्लीन करेंगे. सेकेंड पॉइंट, द मोल्ड इज़ प्लेस्ड ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल एंड रिजिड सरफेस. तो अपना मोल्ड जो है अब, ठीक है, उसको हम एकदम क्लीन जगह, क्लीन एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल जो एकदम सीधा है, सॉरी मेरा सीधा नहीं हुआ, ठीक है, जो एकदम सीधा है हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एकदम रिजिड यानी कि एकदम हार्ड सरफेस में हम अपना मोल्ड रखेंगे. और अपने मोल्ड कैसे रखेंगे, वी विल कीप इट फेसिंग दिस साइड. ठीक है, इसको ऐसे फेस करके रखेंगे यानी कि टॉप जो है ऊपर होगा, बॉटम नीचे होगा. The mold is then filled in 4 layers, each approximately 1/4 height and tamping 25 times by tamping rod. उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हमने जो कंक्रीट मिक्स बनाया, जो भी फ्रेशली मिक्स कंक्रीट जो आपने बनाया, जो आपको टेस्ट करना है, ठीक है, अपना कंक्रीट सैंपल, वो मिक्स हम डाल देंगे. लेकिन उसको हम 4 भाग में डालेंगे, 1/4, 1, 2, 3, 4 में डालेंगे. और हर लेयर डालने के बाद उसको टैम्प करेंगे. कितने बार? 25 टाइम्स उसको टैम्प करेंगे. फिर सेकेंड लेयर डालेंगे, फिर टैम्प करेंगे, फिर थर्ड लेयर डालेंगे, टैम्प करेंगे, फोर्थ लेयर डालेंगे. फिर क्या करेंगे, आफ्टर द टॉप लेयर हैज़ बीन रॉडेड द टॉप लेयर ऑफ कॉन्क्रीट इज स्ट्रक ऑफ. उसके बाद क्या करेंगे, एक बार आपका कॉन्क्रीट जो है कॉन्क्रीट पूरा भर गया तो जो एक्सेस कॉन्क्रीट जो होगा, जो भी एक्सेस होगा उसको हम हटा देंगे और एकदम प्लेन सरफेस बना देंगे. एक्स्ट्रा कंक्रीट को निकाल देंगे ऊपर से. देन द मोल्ड इज रिमूव्ड वर्टिकली, रिमेंबर दिस पॉइंट, फ्रॉम द कंक्रीट बाय रेजिंग इट केयरफुली इन अ वर्टिकल पोजीशन. उसके बाद क्या करेंगे, हम ये मोल्ड को हम वर्टिकली ऊपर, मेटल मोल्ड जो है ये मोल्ड, इसको हम उठाएंगे. ठीक है, कैसे में, सीधा वर्टिकल पोजीशन में आराम से केयरफुली उठाएंगे. तो फॉर एग्जांपल मैं दिखाती हूँ. ये डायग्राम देखो, पहले आपने कंक्रीट को डाला, ठीक है, 4 लेयर में डालनी चाहिए, इसमें बस 3 दिखाया. टैम्प किया, फिर डाला, टैम्प किया, पूरा फिल किया, राइट, यहाँ ऊपर तक फिल किया टैम्प करके. उसके बाद जो एक्स्ट्रा लेयर जो था उसको निकाल दिया. अब दिख रहा है आपको ये कैसे हटा रहा है ये इंसान, उसने ये मोल्ड जो है उसको वर्टिकली उसने ऊपर खींचा. ठीक है, वर्टिकली ऊपर खींचा. अब क्या होगा, ऑब्वियसली आपका कंक्रीट जो है वो तो गीला है. दिस अलाउस द कंक्रीट टू सबसाइड.
द सब्सिडेंस इज रेफर्ड एज स्लम्प। अब जब आप इसको उठाएंगे, ठीक है, जब आप मोल्ड को उठाएंगे तो ऑब्वियसली आपका कंक्रीट अभी हार्ड नहीं हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो नीचे गिर जाएंगे, थोड़े बहुत गिर जाएंगे। अब वो कैसे गिरेगा, उसी से हम किस वे से आपका कंक्रीट सबसाइड होगा, सबसाइड मतलब गिरना, उसी से हम उसका स्लम्प का वैल्यू मेजर करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये डायग्राम में देखो, लास्ट इमेज नंबर 6, आपने मोल्ड को उठाया तो आपका कंक्रीट कैसे हुआ, पहले तो ये ऊपर एकदम ऐसा शेप था, है ना, जैसे मोल्ड का शेप था उसके पास, लेकिन जब मोल्ड को निकाला तो उसका शेप कैसा हो गया, थोड़ा सा नीचे चला गया, यानी कि कंक्रीट थोड़ा गिर गया, ऐसा थोड़ा बहुत ऐसा नीचे गिर गया, तो उसका हाइट कम हो गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम अपने मोल्ड को उल्टा रखेंगे, जैसे आपको दिख रहा है ना, ये मेटालिक मोल्ड को उल्टा कर देंगे। ठीक है, और इसमें ये जो है, ये क्या है उसका, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये उसका हाइट है। किसका हाइट, हाइट ऑफ मोल्ड या हाइट ऑफ। तो लेट अस सी स्लम्प किसको बोलते हैं, जो हम मेजर करने वाले हैं, जो मेन टेस्ट का मेन काम है। The difference in level of height of the mold and that of the highest part of the subsided concrete is known as measured, and that is known as slump. अब slump क्या है, the difference between height of the mold. height of the mold कहाँ है, यहाँ है ऊपर, height of the mold यहाँ है। difference between height of the mold and the highest point where the concrete has subsided, यानी कि आपका concrete थोड़ा subside हुआ, यानी कि नीचे गिर गया है ना, पहले वो टॉप था, अब नीचे गिरा। इसका highest point कौन सा है, ये है highest point, और height of the mold ये है। तो यहाँ से लेकर height of the mold से लेकर height of your subsided concrete का जो difference है, ये जो दिख रहा है, ये difference, इस difference of height, ये height, ये measurement को हम बोलते हैं slump। ओके, सी द डिफरेंस, यू विल अंडरस्टैंड। ये आपका मोल्ड था, इसमें हमने कंक्रीट भरा, उसके बाद इसको ऊपर उठाया तो आपका कंक्रीट ऐसे गिरा। तो ये इसका, ये हाइट ऑफ द मोल्ड है ना, ये आपका कंक्रीट का हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सबसिडेड है, यानी कि अब फॉर एग्जांपल आपका कंक्रीट ऐसे गिरा, ठीक है, ये आपका कंक्रीट गिरा, तो इसका हाईएस्ट पॉइंट वेयर इट सबसाइडेड क्या है, ये उसका हाइट होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका कंक्रीट ऐसे गिरा, लेटर से ऐसे गिरा, ठीक है, तो उसका हाइट ये नहीं होगा, उसका हाइट थोड़ा हम लेंगे हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, तो वैसे केस में अब इसमें जो है, इसका यहाँ सबसाइड हुआ है और ये हाइट ऑफ द मोल्ड है, तो इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं स्लम्प। ठीक है, तो उसी से हमें पता चलता है स्लम्प। अब आप यहाँ देख लीजिए, ठीक है, अब स्लम्प की वजह से उसमें अलग अलग स्लम्प आने की वजह से उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लम्प होते हैं। ठीक है, नंबर 1 देखते ट्रू स्लम्प। ट्रू स्लम्प किसको बोलते हैं, लेट अस सी। इफ द कंक्रीट स्लम्प्स इवनली, सी दिस इमेज, ठीक है, सी दिस इमेज, और ये इमेज देखो, सॉरी, आपका ये मोल्ड है, जब आपने मोल्ड को उठाया तो उसका कंक्रीट का शेप देखो, ये ज़्यादा नहीं गिरा, राइट, मतलब वो इवनली गिरा। अब हाइट देखो ऊपर का, इवनली गिरा, यहाँ भी देखो, जब आपने मोल्ड को उठाया तो उसका हाइट जो है इवनली, मतलब ऐसा ज़्यादा नहीं गिरा, तो उसको हम बोलते हैं, वो स्लम्प इवनली स्लम्प होगा, तो उसको बोलते हैं ट्रू स्लम्प। सेकेंड किसको, सेकेंड है आपका इफ शेयर स्लम्प। शेयर स्लम्प किसको बोलते हैं, इफ 1/2 ऑफ द कोन स्लाइड्स डाउन। ठीक है, अब इसमें देखो आप शेयर स्लम्प, इसमें क्या हुआ, पहले उसका शेप एकदम ऐसा था, आपको दिख रहा है ना ओरिजिनल शेप, इसमें क्या हुआ, 1/2 जो है वो तो ऊपर ही रह गया, लेकिन दूसरा वाला हाफ तो एकदम शेयर हो गया, यानी कि पूरा गिर गया, तो इसको हम बोलते हैं शेयर स्लम्प। अगर आपका कंक्रीट जब आपने मोल्ड उठाया तो वो ऐसे गिरा, तो उसको हम बोलते हैं शेयर स्लम्प, यानी कि देखो ऊपर इस हाफ पार्ट ऑफ कंक्रीट को कुछ नहीं हुआ, हाफ पार्ट ऑफ द कोन जो है कंक्रीट वो पूरा गिर गया। एक होता है कोलैप्स स्लम्प, if concrete breaks and spread in all direction। फॉर एग्जाम्पल आपने ये मोल्ड उठाया, मोल्ड उठाते कंक्रीट पूरा ऐसे गिर गया, देखो पूरा कोलैप्स हो गया, है ना, पहले तो शेप रिटेन था, ये पूरा कोलैप्स हो गया, तो हम इसको क्या बोलते हैं, कोलैप्स स्लम्प। ठीक है, तो अगर कंक्रीट ऐसे गिरा तो उसको कोलैप्स, ऐसे में गिरा तो शेयर, ऐसे गिरा तो ट्रू। ठीक है, और एक और है, आप ये देखो,
इसको हम बोलते हैं ज़ीरो स्लम्प। ज़ीरो स्लम्प क्या है, आपने कोन को उठाया और वो कंक्रीट का शेप जैसा था पहले वैसे एग्जैक्ट सेम रहा, यानी कि उसमें देखो कोन का शेप भी ऐसा ही था, जब उसको उठाया तो उसने पूरा शेप रिटेन किया था कंक्रीट कोन का, यार ना। तो अगर आप इसका स्लम्प वैल्यू निकालेगा तो इसका डिफरेंस क्या आएगा बताओ मुझे, ज़ीरो ही आएगा ना, क्योंकि हाइट ऑफ द स्लम्प और आपका हाइट ऑफ योर कंक्रीट जो है सेम रहा है, क्योंकि उसमें कोई शेयर ही नहीं, आपका कंक्रीट गिरा ही नहीं, उसका हाइट ही डिक्रीज नहीं हुआ जब कोन उठाने के बाद भी, तो इसका ऑब्वियस स्लम्प का वैल्यू ज़ीरो आएगा, इसीलिए हम इसको ज़ीरो स्लम्प। तो ये इमेजेस याद करना, ठीक है। ट्रू स्लम्प ये है, ज़ीरो स्लम्प, कोलैप्स स्लम्प एंड शेयर स्लम्प। So we'll keep our lecture till today. Please study this test properly. It's very interesting. कुछ भी नहीं है इसमें, क्या किया हमने, कोन को नीचे बिछा दिया अच्छे सरफेस में, फिर अपना कंक्रीट को भरा 4 बार 4 लेयर्स में, उसके बाद कोन को ऊपर से उठा दिया, उठाने के बाद जो आपका कंक्रीट का शेप जो होगा उस शेप को हमें मेजर करना है, ठीक है। तो उसी से हमें स्लम्प का वैल्यू मिलेगा। थैंक यू। सो विल कीप आवर लेक्चर टिल हियर फॉर टुडे।